हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम लोग। आप ले चलते हैं आपको, मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। क्लास 12 कॉमर्स OCM चैप्टर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो है एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये हो गया कि इंश्योरर को इंश्योर्ड के बारे में सारे मटेरियल्स के फैक्ट्स के बारे में क्लियरली पहले ही बता देना चाहिए, करेक्टली प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको दे देनी चाहिए कि भैया ये पहले से मुझे तकलीफ है, तो जिसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चाहिए कि इंश्योरर को बीच में वो डिटेल्स क्लियर कट हो और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कोई भी बात अगर छुपा के रखता है सामने वाला इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरर के अगेंस्ट, तो बाद में वो नॉन सेटलमेंट की भी सिनेरियो हो सकती है कि नॉन सेटलमेंट हो सकता है। जैसे कि शांतनु ने उन्होंने कोई भी डिटेल्स अपनी बताई नहीं थी अपनी हार्ट सर्जरी के बारे में जब वो पॉलिसी ले रहे थे तभी, और जब उनकी डेथ हो गई तो कंपनी कम्स टू नो अबाउट इज द फैक्ट कि शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज पर द इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। उनको सारी डिटेल्स बतानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बताई थी, तो इसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती, कैन रिफ्यूज़ टू गिव कंपनसेशन टू हिज फैमिली मेम्बर। डिनाई कर देगी, भाई नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने ये चीज़ हमसे छुपा के रखी थी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट दूसरा जो प्रिंसिपल है, इसमें बोलता है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर करता है। जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी इंश्योरेबल पर्सन जो है उसका इंश्योरेंस लेने के लिए, उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए इंश्योरेंस लेने के लिए उसका खुद का इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है, लेकिन इंश्योर्ड जो है वो तभी ध्यान में रखेगा जब उसको उससे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट। बट ऑब्वियसली कि इंश्योरेंस सामने वाला लेता है ताकि उसका लॉस मिटिगेट हो पाए, लॉस बच जाए, लॉस का नुकसान ना हो, पैसा उसको ना भरना पड़े, तो उसके हिसाब से उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। अगर वो नहीं लेता है तो देयर इज़ अ फाइनेंशियल लॉस। जैसे कि एक पर्सन एक उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा इनटू द लाइफ, उसको डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, लाइफ में ज़्यादा वो सोच रहा है या प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है, तो उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस लेगा। बिजनेसमैन उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा गुड्स ही डील्स विथ, बराबर, इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की उसकी प्रॉपर्टी है उसका उसको मोह रहेगा कि वो नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो भी गुड्स में वो डील करता है, जो भी रॉ मटेरियल उसके पास पड़ा हुआ है या गुड्स पड़ा हुआ है जिसको वो सेल करके पैसे कमाता है, उसके इंटरेस्ट को ऊपर वो इंश्योरेंस लेगा कि भाई हाँ इसे बचाना है, इसे सेफ रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलती है कि गारंटी, मैं आपको पैसा दूंगा, पर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी नुकसान हो जाए, जितना आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिटर्न देना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए, वो मिलेगा। अगर कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो गया, जैसे कि दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, वो सिर्फ एप्लीकेबल किस पे, फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया, मेडिक्लेम वगैरह भी आ गया, फायर और मरीन इंश्योरेंस। फायर मतलब आग से संबंधित इंश्योरेंस, अगर आग लग गया तो उसका नुकसान भरपाई करके देगी। पानी, मरीन, इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। लॉस कैन नेवर बी मेजर्ड, लॉस को कभी भी मेज़र नहीं किया जा सकता, लेकिन इन केस ऑफ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ सम अश्योर्ड अमाउंट जो है उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो इंश्योरर है उसको कंपेंसेशन दिया जाता है, एक्चुअल लॉस जो मिला है उसके हिसाब से उसको एक्चुअल कंपेंसेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड इस 2 लाख की प्रॉपर्टी है और उसमें लॉस बाय फायर 1 लाख का नुकसान हो गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए के लिए क्लेम कर सकता है। सब्रोगेशन का प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब कि जैसे भी जो भी लॉस होगा ड्यू टू द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, देन ओनरशिप जो होता है उस प्रॉपर्टी का वो पास हो जाता है इंश्योरर के पास। इंश्योरर के पास अगर कुछ भी नुकसान हो गया, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 2 व्हीलर है, एक गाड़ी है, अब 2 व्हीलर चोरी हो गई और आपने उसमें केस कंप्लेन फाइल कर दिया लोकल पुलिस में जाकर, और कि भाई मिलेगा तो मुझे दे दीजिए, मेरी गाड़ी गुम गई है, और इंश्योरेंस कंपनी है आपको उस गाड़ी के तौर पे पूरा का पूरा पैसा दे दिया, एक दूसरा व्हीकल दे दिया। अब बाद में एट अ टाइम स्टोलन व्हीकल इज़ रिकवर्ड बाय पुलिस को मिल जाती है पुरानी व्हीकल, तो व्हीकल का जो भी डज नॉट हैव एनी क्लेम, तो ओनर का
जो उसका ओनर था जिसने गाड़ी को खरीदी थी, यानी कि आपका कोई भी हक नहीं होगा उस मिले हुए व्हीकल पर। उस व्हीकल पर पूरा का पूरा जो हक होगा वो बैंक का होगा, क्योंकि बैंक ने उसको रिसीव किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रिसीव किया, तो उसका राइट है वो चाहे उसको बेच दे, चाहे स्क्रैप में भंगार में बेच दे, चाहे वो बेच दे, रीसेल कर दे उसकी वैल्यू से, चाहे उसको भंगार में डाल दे, कबाड़े में डाल दे। कंट्रीब्यूशन, ये एक अलग प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन का। भाई आपस में इंडेमनिटी विजया की पॉलिसी सम रिस्क सब्जेक्ट मैटर। अभी यहाँ पे कैसा होता है कि क्लेम इज कंपेंसेशन ओनली एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, जितना नुकसान हुआ है उतना ही भरपाई करके मिलेगा। जैसे अभी साइली है, इन्होंने 2,50,000 दो इंश्योरर्स ले लिया, ठीक है, टी इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि उनको बोली कि मैं 1 लाख का दूंगी, जिससे 2/5 प्रॉपर्टी वैल्यू, 2/5 प्रॉपर्टी जो भी नुकसान होगा भर के देंगे। और आर इंश्योरेंस से भी 1 लाख का ले लिया है, जिसने बोला कि आपके प्रॉपर्टी में 1 लाख में अगर जितना भी नुकसान होगा उसका तीसरा हिस्सा, 3/5 हिस्सा हम आपको भर के देंगे। तो फाइनली जो लॉस होगा वो रिकवर दोनों की तरफ से होगा। 2/5 48,000, 3/5 72,000। किसका? 1 लाख। 1 लाख का इंश्योरेंस वैल्यू था, तो 1 लाख का 2/5 दैट इज़ 2/5 आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 2/5 2 इंटू 2/5 करेंगे और 72,000 3/5 करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्लियर हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस को बचाना। अभी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, गलती से आग लग गई आपके घर में, तो उसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं ना लॉस को। आप सबसे पहले आग को बुझाओगे, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है तो आपको जलने दो, भाई आपने तो इंश्योरेंस करा रखा है। अगर मिस्टर जयंत है, उनके घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो जयंत डायरेक्टली पैसिव नहीं बैठे रहेगा कि हाँ जलने दो सब कुछ, नहीं, वो ट्राई करेंगे कि रिड्यूस किया जा सके लॉस। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस। कोजा प्रॉक्सिमा ये दूसरा प्रिंसिपल है, 7th प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, किसी एक वजह से नहीं, कोई और वजह से, मल्टीपल रीज़न से किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, तो लायबिलिटी जो इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द सेम कॉज, इज़ नॉट अगेंस्ट द ऑल कॉज। मतलब जिसका नुकसान हुआ है, जिस चीज़ के लिए कवर करना है वही कवर किया जाएगा, कुछ भी नहीं कवर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक घर था, उस पर इंश्योरेंस लिया था कि चोरी का, थेफ्ट, अगर कोई भी सामान चोरी होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देगी। लेकिन चोर लोग आए, उन्होंने क्या किया, उसको चोरी भी किया और घर को भी जला दिया। तो नियरेस्ट कॉज को लॉस क्या था? फायर। लेकिन लॉस उसने करा किसके लिए था? थेफ्ट के लिए। तो कवर किसके लिए मिलेगा? थेफ्ट के लिए। तो द इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लॉस बाय फायर का किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ लॉस बाय थेफ्ट का, जितना भी चोरी का सामान चला गया है उसका इंश्योरेंस वो कवर करके देगी। इस तरीके से कोजा प्रॉक्सिमा होता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कई टाइप होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में कैसा हो जाता है कि इंश्योरर अग्री करता है, एक बोलता है कि भाई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डेथ तक मेरे को आप कंपेंसेट करके रखो, मेरा अगर नुकसान हुआ, मेरा लॉस हुआ किसी भी तरीके का, तो वो आप कंपेंसेट करके मेरे फैमिली को या मेरे नॉमिनी को देंगे, ठीक है। उसके लिए उसको एक कंसिडरेशन के तौर पे कुछ भरना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। इन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है देखो होल लाइफ पॉलिसी। पर्सन बोलेगा कि मैं पैसा मुझे मत दो, इंश्योरेंस कंपनी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मत दो, प्रीमियम मैं आपको भरता रहूँगा। बहुत कम प्रीमियम रखते हैं, लो प्रीमियम रखती है। तो मनी इज़ पेएबल ऑन डेथ। जब अब वो बंदा मर जाता है तो उसके नॉमिनी या उसके लीगल हेयर को, उसकी बीवी को या उसके बच्चे को पैसा दिया जाता है। इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में इसमें कैसा होता है कि अंडर दिस पॉलिसी सम अश्योर्ड, मतलब टोटल पैसा जो इतना जमा होगा प्रीमियम का प्लस बोनस के साथ में डेथ पर उसके डिपेंडेंट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को मिलेगा या उसके बच्चे को दिया जाएगा। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका एक टर्म होता है, एक टाइम होता है, स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए कवर करके मिलेगा। इसका बहुत ही लोवेस्ट प्रीमियम, कम प्रीमियम होता है और प्रीमियम फिक्स होता है, चेंज नहीं होता टाइम टू टाइम। अब अनटाइमली अगर डेथ हो गया उसके बीच में तो डिपेंडेंट्स को मिल जाता है पैसा, बेनिफिट अमाउंट उतने टाइम तक के लिए जब तक के लिए वो एग्रीमेंट में पॉलिसी चालू रहेगी। फॉर एग्जांपल 2012 से 2018 तक के लिए पॉलिसी एक्टिव है तो 2012 से लेकर 2018 तक के लिए ही कवर मिलेगा टर्म इंश्योरेंस का। एन्युटी पॉलिसी हो जाती है, ये सालाना हो जाती है। हैज़ टू पे लमसम अमाउंट ऑन इंस्टॉलमेंट पे वो पे करते जाएंगे आप। इंश्योरेंस क्या करेगा? स्पेसिफिक सम पीरियडिकली डेट ऑनवर्ड्स पे लाइफ और फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जमा करता जाएगा और वो पैसा पूरा जमा होगा। और जब बंदा पेंशन के तौर पे, जैसे पेंशन का पेमेंट होता है, पेंशन का पेमेंट मतलब जब बंदा रिटायर होगा
तो एक रिटायरमेंट की उस पर एक डेथ होती है कि 55 एज के बाद उनको जितने भी उन्होंने पैसे जमा किए वो पैसा रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। मनी बैक पॉलिसी में बोला कि रेगुलर परसेंटेज होता है लाइफ ऑफ पॉलिसी, ऑल्सो गारंटी करता है कि फुल सम अश्योर्ड भी मिलेगा, अगर डेथ हो गया तो पूरा पैसा भर के देंगे, और डिपेंडेंट को इंश्योरेंस भी करके देंगे। इसमें क्या होता है, ये टर्म होता है 12 साल का करा लो, 15 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 25 ईयर्स का। दैट इज़ इंश्योरेंस कंपनी बाउंड कर देती है इंश्योर्ड पर्सन को कि वो 12 साल तक कंटिन्यू प्रीमियम पे करता रहेगा, और अगर समझो उसका कोई भी नुकसान होता है उसके बीच में तो वो भर के देगी, अदरवाइज लमसम पूरा अमाउंट रिटर्न मिलेगा। चाइल्ड, अब बच्चे के भविष्य को लेकर उसके फ्यूचर प्लान में उसको आगे पढ़ाना है, कुछ अच्छी डिग्री करानी है, तो फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रखते हुए किड्स बच्चों के नाम पर पेरेंट्स करा देते हैं। इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने चालू हो जाते हैं चिल्ड्रन प्लान के हिसाब से, और जब तक बच्चा छोटे से बड़ा होता है एडल्टहुड तक, तब तक काफ़ी कुछ सेविंग हो जाती है, और चाइल्ड इंश्योरेंस इमीडिएटली विड्रॉ कर सकता है सर्टेन इंटरवल से। जैसे ही वो 18 का हो गया, उसका टाइम इंटरवल पूरा हो गया तो वो विड्रॉ कर सकता है। रिटायरमेंट प्लान इसमें ये लगभग पेंशन प्लान के जैसा है, मतलब रिटायरमेंट प्लान ऑन मैच्योरिटी पे जो कॉर्पस इन्वेस्टर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जनरली रेगुलर इनकम के थ्रू से, वो रेफर्ड हो जाएगा पेंशन और एन्युटी के रूप पे। यूलिप पॉलिसी कैसा है, यूलिप इज़ यूनिक लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक ऐसा है कि इसका कुछ पैसा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे आपको कवर भी मिलता है, और थोड़ा हिस्सा उस पैसे का म्यूचुअल फंड के तौर पर इन्वेस्ट किया जाता है, बाज़ार में निवेश किया जाते हैं, अब वो उसके हिसाब से जो रिटर्न मिलता है वो। अब मरीन इंश्योरेंस, पानी से संबंधित जितना भी नुकसान, मरीन इंश्योरेंस ये प्रोटेक्शन देता है कॉज ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी। समुद्र के दौरान, जब वाटरवे के दौरान हम एक चीज़ों को दूसरी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो भी लॉस होगा कार्गो या पैसेंजर्स का शिप को, तो वो सारे के सारे लॉस कवर करके देते हैं मरीन इंश्योरेंस के दौरान में। इसमें अलग अलग मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है। वोएज पॉलिसी ये बोलती है कि स्पेसिफिक वोएज इर्रेस्पेक्टिव टाइम इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वोएज। जब वो पानी में उतर जाएगी, सफ़र पे शुरू हो जाएगी, तब से उसका चालू हो जाएगा रिस्क कवर करने का टाइम इंश्योरेंस कंपनी का। टाइम पॉलिसी ये बोलता है कि एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पॉलिसी कैन नॉट बी एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकते। अगर समझो कंटिन्यूएशन करता है, तो अगर वॉयज कंप्लीट नहीं हुई, वो सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी दूर दूर तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज कंप्लीट। जब तक वॉयज कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो रास्ता कंप्लीट नहीं होगा पूरा सफ़र, तब तक वो इंश्योरेंस कवर रहेगा। मिक्स्ड पॉलिसी में दोनों हो जाएगा, टाइम भी और वॉयज भी। वैल्यूड पॉलिसी में क्या हो जाता है कि यहाँ पर बिटवीन द इंश्योरर और इंश्योर्ड जो पर्सन होते हैं, वो लोग जब पॉलिसी लेते हैं तो पहले से इजी सेटलमेंट करके रखते हैं कि भैया हमको सच टर्म्स वेयर इट विल बी डिफ़िकल्ट एसेस टू द रियल मार्केट वैल्यू, ठीक है। रियल मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं ध्यान में रखते हुए आप एक वैल्यू पॉलिसी, एक वैल्यूड पॉलिसी रख देते कि हाँ इतने पैसे तक का नुकसान कंपनसेट करके दें। फॉर एग्जांपल 10 लाख का सामान जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले बोलती है हम आपका 1 लाख तक का वैल्यू का सामान का जो भी नुकसान होगा ड्यूरिंग द वोएज, यात्रा के दौरान, वाटर के दौरान, वो हम कवर करके दें। ब्लैंकेट पॉलिसी मतलब इसमें मैक्सिमम लिमिट दे के रखती है इंश्योरेंस कंपनी कि हम तुम्हारा फुल अमाउंट कवर करके देंगे या इतने लेवल तक पैसे आपका कवर करके देंगे। प्रीमियम का भी इसका जो होता है द बीइंग पेड द पॉलिसी, प्रीमियम देना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी फ्री में काम नहीं करेगी, उसको भी अपना कुछ पैसा चाहिए, तो वो जो पैसे लेते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। स्पेसिफिक रूट, और इसमें ये क्लियर, इस पॉलिसी में क्लियर करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो बताएंगे कि इस स्पेसिफिक रूट को फॉलो करना होगा आपको, ये प्लेस ऑफ वोएजेस होगा, वन प्रॉपर्टी और कवर्स टू मेनी प्रॉपर्टीज़ अंडर द वन पॉलिसी। अब ये पॉलिसी महंगी भी हो जाती है, अब उसमें सारी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना है, गाड़ी से लेके वोएजेस से लेके लोडर से लेके हर किसी का इंश्योरेंस। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, अब सामान जब बंदरगाह पे उतर गया, तो जैसे ही वो सामान उतरता है तो लोडिंग से लेके एप्लीकेबल डिपार्चर ऑफ द वेसल, लोडिंग से लेके अनलोडिंग तक, वो सारा का सारा जो भी नुकसान होगा वो पोर्ट रिस्क पॉलिसी के अंतर्गत है। कंपोजिट में क्या होता है कि अगर कभी भी पॉलिसी परचेज होती है, एक या दो इंश्योरर से ज़्यादा से हम पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, तो हर एक इंश्योरर अपने एक सेपरेट डिस्टिंक्ट तक उसका जितना लिमिट होता है वो उसको कवर करके देता है। दिस पॉलिसी इज़ टेकन व्हेन अमाउंट इज इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। 1 लाख का इंश्योरेंस लेना है तो 50,000 करके दो अलग अलग कंपनी से ले लिया। कंपोजिट पॉलिसी। सिंगल वेसल में कैसा हो जाता है कि वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट,
एक ही शिप है जो अलग अलग फ्लीट जाएगी। समझो फॉर एग्जांपल वो मुंबई से कोलकाता की तरफ जा रही है, या फिर मुंबई से चेन्नई की तरफ जा रही है, तो ये मुंबई से गोवा की तरफ जा रही है वाया शिप से होते हुए, समुद्र के रास्ते से होते हुए। तो उस फ्लीट के अंतर्गत जितना भी कवर होगा वो सिंगल वेसल पॉलिसी में आ जाता है। फ्लीट एंड ब्लॉक पॉलिसी भी, ये भी लगभग ऐसे हो, सेम पॉलिसी है। ब्लॉक पॉलिसी कार्गो ओनर प्रोटेक्ट किया, कार्गो का जो ओनर होता है, शिप का ओनर, उसको जो भी डैमेज होगा लॉस कार्गो का, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू जो भी कार्गो कैरी किया, फिर ऑल रिस्क, रोल का, रेल का, रोड का, सी का, सारा कवर करके देंगे। मतलब सामान ने वन प्लेस से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, प्लस उसके बाद पोर्ट से उठाने के बाद वो फाइनली गोडाउन तक पहुंचाने तक का जितना भी रिस्क है वो सब कवर करके, दैट इज़ व्हाट फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस होता है, इसमें क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब कभी भी इंश्योरेंस, वो इंश्योरर जो होता है वो कंसिडरेशन पैसा देता है अगर किसी भी तरह का लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया ड्यू टू फायर, आग लगने के वजह से, और इस डैमेज को क्या करता है, इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर, ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर भी बोलते हैं, ठीक है। लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस, ठीक, ये भी कवर कर दी जाती है। विस्फोट हो गया, लाइटनिंग हो गई बिजली के वजह से। वैलिड पॉलिसी होती है, एवरेज पॉलिसी होती है, और भी पॉलिसीज होती है, इन डिटेल में देखते हैं। पहले वैलिड पॉलिसी क्या बोलती है कि इंश्योरेंस एग्री करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी वो लोग एग्री करते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट आप पे करेंगे, ठीक है। जब कभी लॉस हो गया, आग जल गया, समझो 2 लाख का सामान है, तो हम आपको 1 लाख की भरपाई करके देंगे, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी बोलती है। और 1 लाख का इंश्योरेंस के लिए आपको हर महीने या हर साल, हर महीने के हिसाब से 10,000 प्रीमियम भरना होगा। तो इस तरीके से, जैसे पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, इन सब के लिए। अब पेंटिंग्स करोड़ों की आती है, लैक्स की आती है, अब लाखों का, करोड़ों की पेंटिंग्स है तो उस पर करोड़ों का इंश्योरेंस तो नहीं दे पाएगी इंश्योरेंस कंपनी, वो भी एक सोचेगी कि हाँ एक लिमिट तक दिया जाए। एवरेज पॉलिसी क्या होती है कि एवरेज क्लॉज होता है, इसमें एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू जो अंडर वैल्यूड है, जैसे कि लायबिलिटी टू पे द परसेंटेज ऑफ द लॉस विच इज़ इंश्योर्ड, मतलब जैसे देखो 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू, मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू 2 लाख है, कोई एक सामान है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बट उसकी वैल्यू मार्केट में 2 लाख है, और मैंने उसको 1 लाख की तरह पे कंसीडर करके इंश्योरेंस लिया है। अगर लॉस होता है 50,000 का, तो कंपनी मुझको कवर भी करके देगी 25,000 तक का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये देगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं मार्केट वैल्यू 2 लाख था और ओरिजिनल प्राइस 1 लाख बराबर, तो 2 लाख पे अगर 50,000 तो 1 लाख पे कितना, बट ऑब्वियस उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक पॉलिसी, अब ये स्पेसिफिक खास विशेष पॉलिसी, इसमें कैसा हो जाता है कि डेफिनेट सम इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, जैसे एक डेफिनेट लॉस जो होगा वो कवर करके देंगे, एक लॉस की वैल्यू फिक्स हो जाती है इसमें, एक्चुअल वैल्यू की भाई इतने का लॉस हुआ, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, या 10% 20% हम कवर करके देंगे। जैसे कि 1 लाख का इंश्योरेंस है और 75,000 का लॉस हो गया, और ड्यू टू फायर 75,000, ठीक है। 1 लाख का इंश्योर्ड फॉर 75,000, 1 लाख का सामान था, लेकिन उस पर हमने सिर्फ 75,000 का इंश्योरेंस लिया था, लेकिन आग लगी और 40,000 का सामान जल गया, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पेमेंट, मतलब 40,000 का कंपनसेशन भर के देगी, भरपाई करेगी। फ्लोटिंग पॉलिसी में कैसा हो जाता है, अब यहाँ पर गोडाउंस की बात हो जाती है, डिफरेंट लोकेशन हो गया, वेयर हाउस हो गए, गोडाउंस हो गए। अब इन सब के लिए कैसा है कि डिफरेंट लोकेशन पे ये फ्लक्चुएट होते रहते टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो ओनर है वो स्पेसिफिक पॉलिसी ले लेता है, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं तो वो लोग फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी लेते हैं। कि इसमें कैसा होता है कि 1 सम एंड 1 प्रीमियम ऑफ द गुड्स लाइंग डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। एक ही सम फिक्स होता है, भैया तुम्हारा, मेरा वेयर हाउस है, मेरा वेयर हाउस अलग अलग है, मुंबई में है, पुणे में है, अलग अलग बेंगलोर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, एमपी में है, इंदौर में है, अलग अलग जगह पर है। तो अभी मैं एक अकेला बंदा हर जगह पे गोडाउन है और हर जगह पे अलग अलग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो आप एट ए टाइम
मैं एट ए टाइम एक जगह पे रह के सभी के लिए सारे जो समय सबका एक ही अलग प्रीमियम फिक्स हो जाएगी। भाई इतना गुड्स है तो इसका ये प्रीमियम सेट होता है, 1 लाख का सामान है तो इसका 10,000 प्रीमियम सेट होगा, चाहे आप वहाँ के ले लो, चाहे यहाँ के ले लो, चाहे किसी भी ब्रांच के ले लो। एक्सेस पॉलिसी अभी कैसा होता है कि इंश्योर्ड पर्सन जो होता है वो क्या करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिसी ले जाता है। ठीक है, क्यों करता है? बिलो विच इज़ वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल, अनदर पॉलिसी इज कवर टू एक्सेस द वैल्यू विच इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट। जैसे अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1,50,000 टू 2 लाख, ठीक है, तो वन पॉलिसी इज टेकन ऑन 1,50,000 एंड फॉर अदर अमाउंट दैट इज़ 50,000। मतलब 2 अलग तरीके की पॉलिसी ले। एक का बोलता है कि स्टॉक फ्लक्चुएट होगा, एक में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक फ्लक्चुएट होगा, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो और एक पॉलिसी फॉर विच विल नॉट फॉल। तो ताकि एक्सेस पॉलिसी ले लिया ताकि कल को नुकसान हुआ तो वो भी कवर हो सके। रीइंस्टेटमेंट, अभी ये पॉलिसी क्या बोलती है कि इंश्योरर रिप्लेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर। तो जो पॉलिसी बोलती है कि जो कंपेंसेशन अगर दे दिया प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर का, तो प्रॉपर्टी इज रिप्लेस्ड वाइल पेइंग द कंपेंसेशन, द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन रीइंस्टेटमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करने का जो डेप्रिसिएशन, ये तो थोड़ी महंगी पॉलिसी रहती है। अब एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये जो पॉलिसी है ये एक पूरे का रिनोवेट कर रही है। ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया, लेकिन बैंक से हमने 4 लाख का लोन लिया था, 4 लाख का हम लोग ने पॉलिसी ली थी कि 4 लाख का कंपेंसेशन करके देंगे, बट लॉस बाय फायर बाय 10 लाख का हुआ, तो अभी इंटीरियर्स वगैरह लेकर तो वो सिर्फ 4 लाख का ही कवर करके देंगे। दैट इज़ व्हाट रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कैसा होता है कि डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू राइट्स, अगर दंगे हो गए, मार झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो सब नहीं कवर होगा भाई। वो सब लॉस अगर होगा तो नहीं कवर होता। रिस्क में भी लॉस गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये सब भी नहीं कवर करेंगे। बाढ़ भूकंप आ गया, उसमें नुकसान हुआ तो नहीं, वो नेचुरल कैलामिटी है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, ये मटेरियल लॉस ओनली होता है अभी लॉस में, लेकिन अब उसको इंडेमनीफाइड, उसको कवर करके कैसे देते हैं। अगर लॉस हुआ टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का, तो वो प्रोवाइड करती है, इंडेमनिटी देती है लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, एग्जैक्ट चलो टोटल मिला के 10,000 का नुकसान हुआ है तो ओवरऑल 8,000 कवर करके दे दिया। ऐसे इस तरीके से कॉस्ट ऑफ वर्किंग एटलीस्ट मुद्दल कुछ तो निकले। स्प्रिंकलर लिंकेज पॉलिसी होती है इसी तरीके से। अब इन डिटेल में ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, अब देखिए ये सब गाड़ियाँ हैं, अभी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, बराबर। रोड की वजह से, रेल की वजह से, हवाई जहाज़ के, कहाँ से पे पानी की तरीके से कहीं से भी लेके जाओ, ट्रांसपोर्ट है। अब ये बोलता है कि नेशनल इकोनॉमी 1991 के बाद डेवलप हुई कंट्री में और काफ़ी तेज़ी से इसका ग्रोथ हुआ। ठीक है, जैसे कि पहला ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं, एनिमल्स आते जाते हैं, तो इनके लिए अभी लोकेशन कैन बी डिफाइंड मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए, तो जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट पे 3 भाई है, रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट में इन डिटेल अब देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, मोनो रेल, मेट्रो रेल, रोपवेज आ गया, पाइपलाइंस आ गई, काफ़ी कुछ है। इन डिटेल में हम लोग देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट क्या बोलता है कि रोड का मतलब वो लोगों को कनेक्ट करता है, सर्फेस ऑफ लैंड। अब लैंड पे बात करें तो रोड ही बना है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। काफ़ी टेरेन, मतलब कनेक्टिविटी, ट्रेन से ज़्यादा इसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जैसे बुलक कार्ट हो गया, साइकिल्स, रिक्शा हो गए, बसेस, कार्स हो गए, BRT, बस रैपिड ट्रांजिट ऑल्सो इंट्रोड्यूस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी BEST की बसेस वगैरह देखो, विलेज रोड में, डिस्ट्रिक्ट रोड्स में, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज पे चलती है, ताकि इकोनॉमिक बैकवर्ड फैमिली को भी सपोर्ट मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मोर्थ, इन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है, इनका ही रहता है सब कुछ लेना देना डेवलपमेंट करने के लिए। एडवांटेज है कि भाई ये सस्ता रहता है बाकी के हिसाब से। पेरिशेबल गुड्स को फटाफट हम लोग तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम समय में। फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी अवेलेबल कर सकते हैं हम लोग, जब चाहे तब अनलोड करो। ठीक है, और पॉसिबल डेस्टिनेशन में जहाँ पे छोड़ना वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, जहाँ तक सड़क जाती है वहाँ तक पहुँच जाएगा भाई। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
पीपल ट्रैवल करता है क्योंकि सामान भी लेके जा सकते हैं हम लोग एक साथ में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लो लोडिंग व्हीकल्स रहेंगे तो ज़्यादा लोडिंग का सामान नहीं है तो हम लोग एक प्लेस से दूसरी पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट अब वैसे हम गांव वगैरह जाते हैं तो आप देखो ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल वेयर एनी अदर मोड नहीं है कुछ, तो वहाँ पे एटलीस्ट फाइनल रोड भी काम आता है। डिसएडवांटेज भी है कुछ, कभी कभी अभी ज़्यादा हैवी चीज़ें हम नहीं लेके जा सकते रोड से, ठीक है, ताकि वो महंगा हो जाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो महंगा पड़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन हैवी बल्कि गुड्स को नहीं लेके जा सकते, ठीक है, क्योंकि वो लेके जा सकते बट वो हाई कॉस्ट महंगा पड़ता है। हालांकि बल्कि गुड्स मोस्टली जितना लिमिट है उतना लेके जाते हैं रोडवे से, बाकी की सारे बल्कि गुड्स से वो वाटरवे से जाता है। ये एडवर्स अफेक्ट हो जाता है, कभी फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश हो गई, लैंडस्लाइड भूस्खलन वगैरह हो गया, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो तकलीफ़ हो जाता है। पॉल्यूशन हो गया, एमिशन ऑफ गैसेस वगैरह हो गया, तो इससे हेल्थ पे भी असर पड़ता है। रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, अब ये बोलता है कि पैसेंजर्स को रेल लाइन के माध्यम से एक रूट से दूसरे रूट पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है और मोस्ट डिपेंडेबल है। अब ज़्यादा दूर की से हमको पैसेंजर्स को लॉन्ग डिस्टेंस जाना है और सामान के साथ जाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वो डेवलपमेंट का ध्यान रखती है इसके बारे में। और गुड्स ट्रेन, सामान की अलग ट्रेन है, मेल है, पैसेंजर है, एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, सब इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत, सारी अलग अलग ट्रेन नाम है, डेक्कन ओडिसी, रामायण एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर दिया है रेलवे के मामले में। कन्वीनियंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और सूटेबल भी होता है, ताकि हम लोग बल्कि गुड्स भी लेके जा सकते, भारी सामान लेके जा सकते, लार्ज क्वांटिटी में लेके जा सकते लॉन्ग डिस्टेंस पे। और फास्ट भी है रोड के कंपेरेटिव, ट्रैफिक नहीं है, सीधे चलते चले जाएगी। अफेक्टेड एडवर्ड्स, कभी कभार बारिश वगैरह ज़्यादा होगी या मौसम का अंदाज़ा अगर गलत हो गया, मौसम अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। सेफ्टी भी रहती है इसमें, सिक्योरिटी भी रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स, हर जगह पे नहीं है। अब गांव वगैरह में जाएंगे तो ज़्यादा अंदर, गांव तो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर ऐसे लोकल्स वगैरह नहीं चलती जैसे शहरों में, मुंबई दिल्ली में चलती है। हैवी लॉस, अगर कभी कभी एक्सीडेंट हो गया तो बहुत, एक साथ में पूरा का पूरा ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो समझ रहे डब्बे के डब्बे पब्लिक चली है, तो यहाँ पर होना तो नहीं चाहिए, बट ये एक डिसएडवांटेज का पॉइंट है तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इनका एक फ़िक्स टाइम होता है और फिक्स शेड्यूल होता है। डज़ नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर, नहीं भाई दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारा जो ट्रैक है उस ट्रैक के आसपास ही, ट्रैक तक ही चलेंगे, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट, अब हवा में आ जाओ, गुड्स पैसेंजर को भी लेके जाएगी, सामान को भी लेके जाएगी। पैसेंजर कार्गो हो गया, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होगा। ये डोर टू डोर सर्विस नहीं देता है, इसका भी माउंटेन्स एरिया और हिली एरिया में अदर मोड्स ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल, तो एयर ट्रांसपोर्ट एक कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई इसके थ्रू ही जा सकते हैं हम लोग। लाइक वॉर हो गया, मेडिकल नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, उस टाइम पे लोगों को निकालना हो, रेस्क्यू हो गया, तो वहाँ पर ये एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक होता है एक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी है, इंटरनेशनल होता है जो बाहर जाता है अपने भारत के बाहर। एडवांटेजेस कैसा है कि फास्टेड है सबसे ज़्यादा, और ये वाइटल रोल है, इमरजेंसी कभी हो गया तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा है रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट नेचुरल बेस ये चलता है, इसका कोई भी सेपरेट कंस्ट्रक्शन या रूट इज़ रिक्वायर्ड लाइक रोड, रेल ट्रांसपोर्ट, हाँ इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसका अपना ही रूट होता है, पूरा आसमान ही अपना है। लेस पॉल्यूटिंग है, कम पॉल्यूशन होता है। सच एरियाज जहाँ पर कुछ नहीं जा सकता वहाँ पर विमान जाएगा, वहाँ पर हेलीकॉप्टर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। और एडवर्स वेदर कंडीशन, अगर मौसम ख़राब रहा तो भी तब तो हवाई यात्राएं बंद हो जाती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं है ये, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो ही जाओ, ज़्यादा पैसा लगता है भाई। अभी एयरवे का टिकट एयरपोर्ट्स पे तो अमीर लोग ही जाएंगे, रेल, रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ये सब का एटसेट्रा खर्चा ऐड होता है इसमें। एयर ट्रांसपोर्ट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस। अब इंटरनेशनल अगर बाउंड्रीज में आप जा रहे हो, इंडिया से बाहर किसी देश में जा रहे हो,
तो वहाँ पर एयर बाउंड्रीज होती है एरोप्लेन्स के लिए, सम नेशंस जो कि अलाउ नहीं करते फ्लाई ओवर अदर कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज में भाई तुम्हारा जहाज़ हमारे कंट्री के ऊपर से तो आसमान से तो नहीं जाना चाहिए, कहीं से भी लेके जाओ, लेफ़्ट से लेके जाओ, राइट से लेके जाओ, हमारे कंट्री के आसमान से मत लेके जाओ। इस तरीके की भी बाउंड्रीज बना दी है अभी। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स या पैसेंजर जाएंगे बोट के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से। ये क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पे आउटसाइड ऑफ द कंट्री में हम जा सकते हैं, ठीक है। इनसाइड ऑफ द कंट्री भी घूम सकते हैं, जहाँ तक नदियाँ हैं, जहाँ तक वाटर जा सकता है। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू कैरी गुड्स पैसेंजर्स। ओशियन होता है, सी रूट होता है, इसका अलग अलग रूट होता है। ओशियन हुआ, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वो ध्यान रखते हैं इसका। ये कम खर्चे वाला होता है, इकोनॉमिकल मोड होता है। बल्कि और हैवी गुड्स के बारे में बात करें तो सेफ भी होता है, अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है इससे। इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो रूल को मेंटेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो नेचुरली है ना, समुंदर है, पानी है, जहाँ तक पानी है बहाते चलो। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ कम्पेयर टू द रेल ट्रांसपोर्ट, फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी, जब चाहे तब उतारो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मौसम को ध्यान में रखते हुए रास्ता खाली है तो आगे बढ़ सकते हैं। डज नॉट प्रोवाइड, हाँ रास्ते तो रास्ते आपके घर तक नहीं पहुँचेगा। एडवर्स वेदर कंडीशन हो गया तो नहीं चलेगा। स्लो, भाई धीरे धीरे चलता है, वो सामान लदा हुआ तो तेज़ी में थोड़ी भागेगा, स्लो ही चलेगा स्पीड में, नहीं तो भाई पानी है पलट गई तो नुकसान ही नुकसान। टर्म्स ऑफ पोर्ट, शिप्स का एक अपना कानून कायदा होता है, उसको फॉलो करते हुए। अब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, मोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी पोर्ट के नियम कानून को हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर उसका मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जैसे मोनोरेल हो गया, मेट्रो, अब मुंबई मेट्रो तो हम देख ही रहे, दिल्ली मेट्रोस सब हवा में चल रही है, गाड़ियाँ, ट्रेन चल रही है। ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी एफिशिएंट, लेस पॉल्यूटिंग टू। पैसा तो ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं बोल सकते, बट लेस पॉल्यूटिंग, भाई प्रदूषण नहीं होता, इलेक्ट्रिक से चला रहे पूरा का पूरा, और एनर्जी एफिशिएंट भी है। लोगों को जल्दी पहुंचना है कम समय में, तो एनर्जी भी बचेगी, चलो भाई फटफट। ये क्या करती है, ट्रैक कंसिस्ट ऑफ सिंगल रोल बीम, इनका एक सिंगल रूट होता है, ठीक है। अब ये ट्रैवल करते सच अ बीम ट्रैक, उनका एक ट्रैक फिक्स होता है। अब मुंबई में आप देख ही सकते हो, वाया फ्रॉम दहीसर टू अंधेरी तक कैसे बैक टू बैक रूट्स बना दिया इन्होंने, आगे भी जाएगा। तो ये इससे क्या फ़ायदा है कि ट्रैफिक जाम से लोग बच जाते हैं, और कोलिजन, लड़ने झगड़ने का, बाय एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें नहीं होती। मोनोरेल इन इंडिया, मुंबई में भी है मोनोरेल। रोप वे, लटक के जाना है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ हिल्स, हिल और वैली होती है, और रिवर वगैरह होते हैं तो वहाँ पर रोप वेज यूज़ होता है, ट्रॉली वगैरह यूज़ होती है, ठीक है। जो लोगों को लेके जाती है, सामान को भी लेके जाते हैं। रायगढ़ रोप वे, रायगढ़ फोर्ट वहाँ पे, सोनमार्ग श्रीनगर में भी है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, अब ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में कैसा हो गया कि पाइप की मदद से लिक्विड या गैसेस शॉर्ट डिस्टेंस के तौर पर सीवेज, स्लरी, वाटर, अब आप गटर्स वगैरह देखो, सब पाइपिंग सिस्टम से, या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, इनको भी पाइपिंग सिस्टम से बना दिया है। वेयर हाउसिंग, गो डाउन की बात करें, सामान को स्टोर करके रखना, वेयर हाउसिंग, गो डाउन्स, दूसरे लैंग्वेज में हम गो डाउन बोल सकते हैं, गो डाउन, वेयर हाउस एक ही चीज़ होता है। अब वेयर हाउस की बात करें तो ये बोलता है कि स्टोरेज ऑफ गुड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच इज़ कनेक्टेड, स्टोर करके रखना, जो भी सामान है अभी बल्क में ला दिया तब उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, स्टोर करना। स्टोर क्यों करेंगे, ताकि स्टोर करके उसको प्रिजर्व किया जाए, ताकि प्रोडक्शन से लेके टाइम ऑफ कंजम्पशन तक वो गुड्स बराबर बना रहे। एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट, स्टोरेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स को संभाल के रखने वाली जगह, स्टोरेज। वेयर हाउस का मतलब हो गया ये सरप्लस कमोडिटीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को स्टोर करके रखा जा सकता है, कस्टमर को उसके टाइम पर यूज़ करने के लिए जा सके। इससे क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन बना रहता है, ठीक है। काला बाजार नहीं होगा, अपने पास पड़ा हुआ है तो कोई ब्लैक में नहीं बेच सकता। जब भी ज़रूरत पड़ेगी वेयर हाउस से निकाला, होलसेलर रिटेलर तक मार्केट में अवेलेबल हो गया, शॉर्टेज ऑफ मार्केट नहीं होता।
रिस्क बियरिंग, हाँ वेयर हाउस तो रिस्क बियरिंग है, बट ऑब्वियस है कि बहुत सारा रिस्क होता है इसमें, चोरी हो गया तो, फायर वगैरह लग गया तो ये नुकसान को वेयर हाउस कीपर जो होता है वो रीज़नेबल केयर ध्यान रखता है, संभालता है, क्योंकि वही उसका काम है। अगर कोई भी लॉस हो गया तो फिर शैल बी लायबल, उसको भर के देना पड़ेगा। फाइनेंसिंग, बट ऑब्वियसली वेयर हाउस ऐसे तो नहीं चलेगा, बड़ा सा जगह चाहिए उसके लिए, प्लस उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स देखना पड़ेगा, तब जाके आप वेयर हाउस सेटअप कर सकते हो। तो इसके लिए बैंक लोन्स वगैरह भी देने चालू कर दिए, ठीक है। तो वेयर हाउस वो चला सकता है, और वेयर हाउसिंग का एक्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। वो भी ग्रेडिंग एंड पैकिंग, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। वेयर हाउस की पैकिंग एंड प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग ऑफ गुड्स कैन बी पैक्ड कन्वीनियंट साइज में एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर। ओनर ने जैसा बोला है वैसा ही पैकिंग करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन, बल्क डिपोजिटर्स वो क्या करते हैं कि प्रोडक्शन हो गया तो वो क्या करते हैं, गुड्स को वन प्लेस से अदर प्लेस पे सेंड भी करते हैं। होलसेलर का ऑर्डर आ गया, भाई हमारे दुकान पे इतना सामान डाल दो, तो हमने यहाँ से गोडाउन में फ़ोन कर दिया, गोडाउन वाले ने सीधे बल्क भेज दिया। प्लेस यूटिलिटी, जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को मुहैया करा के देती है, क्रिएट करती प्लेस यूटिलिटी। प्रोसेसिंग, बट ऑब्वियस है कि कमोडिटीज़ आर नॉट कंज्यूम्ड, प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल, जैसे कि पैडीज पॉलिश्ड, फ्रूट्स आर रिपेंड। समटाइम वेयर हाउस अंडरटेक्स सच एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, ठीक है। अब ओनर ने बोला कि भाई हमको कच्चे ही चाहिए, तो वो कच्चे उसको रखना पड़ेगा, नहीं पक जाएंगे तो भी चलेगा, तो वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ भाई हमारा सामान नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वेयर हाउस ओनर होगा। कई टाइप के होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होता है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, इसका एक इंडिविजुअल होगा जो स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से वो रखता है, बेसिस हु कैन अफोर्ड मनी कंस्ट्रक्ट कर सकता है और प्राइवेट वेयर हाउस बना सकता है। थोड़ा महंगा है बट बना सकता है। पब्लिक वेयर हाउस में अभी ये गवर्नमेंट के होते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है जनरल पब्लिक के लिए। चलो भाई सस्ते दाम में आप अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, गवर्नमेंट का लाइसेंस भी मिल जाता है और इनको रूल्स एंड रेगुलेशन मानना होता है, ताकि स्मॉल ट्रेडर और जो होलसेलर होते हैं वो इनके पास से चीज़ें लेकर जाते हैं। और सेफ़ कस्टडी होती है, क्योंकि पब्लिक है, गवर्नमेंट है, तो ध्यान में रखती है। ये सब कहाँ पर होते हैं, ज़्यादा करके रेलवे, रोडवेज़, एयरवेज़ के आसपास ज़्यादा करके बने होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसेस, बॉन्डेड। अब इसका एक लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एक टाइम तक के लिए, कितना पैसा है इतने टाइम तक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको खाली करना होगा। तो ये अंडरटेकिंग का बॉन्ड बनता है, ठीक है। विल नॉट अलाउड गुड टू बी रिमूव विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटीज़, ठीक है। अब बॉन्डेड है तो अब इसमें जो सामान है, सामान आएगा कब, जाएगा कब, रिमूव नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करके ही आप मूव करना पड़ेगा। विदाउट अ कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर आप नहीं हिला सकते सामान को, आप होलसेलर तक भी नहीं भेज सकते। तो तो ये इस तरीके के बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं। ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस होते हैं, मतलब एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने को चाहिए द गुड्स को स्टोर करना है। पेड वेयर हाउसेस, जैसे कि पब्लिक वेयर हाउसेस भी होते हैं ऑल ड्यूटी पेड। इम्पोर्टर्स, वो क्या करते हैं, इम्पोर्टर को मदद करते हैं। प्रोसेसिंग द गुड्स कैन बी डन लाइक सॉर्टिंग, रीपैकिंग, ये सब काम भी करके देते हैं, री एक्सपोर्ट करके काम करके देते हैं। तो ये हो गया ड्यूटी पैक्ड। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, अब वही पब्लिक वेयर हाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CWC, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन SWC, स्टेट वेयर हाउसिंग फूड कॉरपोरेशन FCI, हैविंग अपना इनका वेयर हाउसेस है डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री में। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैनेज करती हैं। वो लोग फैसिलिटीज़ देते ताकि कम भाव में अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, जैसे फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जनरल लोकल पब्लिक हो गई, स्टोरेज रूम के हिसाब से अपनी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, मतलब यहाँ पे वही चीज़ें, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिनको कोल्ड प्लेस में रखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो वो हो गया आपका कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें, ये देखिए सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है आप देख रहे हो सारे लगभग सब समझ गए होंगे। कम्युनिकेशन की बात हो रही, बातचीत होगी, फ़ोन की बात होगी, मैसेजेस की बात होगी। कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ आइडिया चेंज करते हैं।
अब कोई भी इंफॉर्मेशन होगा हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपली प्रोसेस है, एक मैसेज को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना। तो सेंडर होता है जो भेजने वाला है, और रिसीवर होता है जिसको मैसेज मिलता है। अब पहला है उसमें पोस्टल सर्विस, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विस ये चालू हुई थी, इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ की सुविधा शुरू की थी। नेटवर्क 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस और लगभग 21.56 स्क्वायर किलोमीटर्स पॉपुलेशन, 7,753 पीपल। ऐसा ये इसमें पोस्टल में मेल होता है, स्पेशलाइज्ड एसपीएस, मनी रेमिटेंस, एमआरएस, रिटेल सर्विसेज। अब मेल सर्विस में इनलैंड लेटर होता है, एनवेलप होता है। इनलैंड लेटर मतलब एक शीट साइज ऑफ पेपर होता है जिसको अपन फोल्ड कर सकते हैं और इस पर विद इन इंडिया ओनली, इंडिया में ही चल सकता है ये। रिटर्न पोर्शन होता है इनलैंड लेटर, फोल्डेड, सील्ड और एड्रेस लिखा होता है, रिसीवर जिसको देना है उसका नाम और एड्रेस होता है। एनवेलप, अब इसमें लाइक जैसे कि चेक हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, रिज्यूमे, ये सब एनवेलप में डाल के भेजा जाता है। पार्सल स्पेसिफाइड कंट्री या स्पेसिफाइड स्टेट में लेके जाना है तो एक्सेप्ट दोस्त, कुछ प्रोहिबिटेड पार्सल्स को, कुछ आइटम्स को छोड़ के बाकी की सारी चीज़ें पार्सल के तौर पर भेजी जा सकती पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। बुक पोस्ट, जैसे कोई प्रिंटेड बुक हो गया, मैगजीन्स हो गया, तो ये पैकेट्स हो गया, कुछ कंटेनिंग बुक्स वगैरह, प्रिंटेड मैटर भेजना है तो ये बुक पोस्ट होता है, इसे बुक पोस्ट कहते हैं। ठीक है। बिज़नेस पोस्ट की बात करें तो बिज़नेस पोस्ट जैसे कि मेलिंग सोल्यूशन, मेल डिलीवरी, बिज़नेस से रिलेटेड सारी बातें, स्मॉल से लेके लार्ज बिजनेस यूनिट, कस्टमर्स को सभी को अपने कम्युनिकेशन सेंटर में रखने के लिए, सबको साथ कम्युनिकेट कोऑपरेट करने के लिए प्रोफेशनल मेलिंग सर्विस यूज़ करते हैं। इंसर्टिंग, प्रिंटिंग, सेलिंग, ये सारा काम इसमें आ जाता है। लॉजिस्टिक पोस्ट की बात करें तो ये हो गया आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और ये अलग ही तरीके का इंटायर वैल्यू चेन है जो सॉर्टेड स्टोरेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना, पूरा का पूरा बल्क, पूरा घर का पूरा सामान है, अभी यहाँ से इंदौर ले जाना है तो अब लॉजिस्टिक पोस्ट कराया जाएगा उसके लिए। बिल मेल सर्विसेज की बात करें तो जैसे कोई बिल्स हो गया हमारा, ठीक है, 90 डेज अंडर द ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम होता है। 5,000 मेल्स विल बी रिसीव्ड, indefinite location provided, bill mail shall be fully sorted, pin code, voice, bundle delivery, post office voice, there is no credit facility। अभी ये 90 डेज़ में, 90 डेज़ का अभी ये रहता है। अभी मेरा एक कंपनी है जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ही ज़्यादा काम करती है और हमारा सामान को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करने का लगा रहता है, तो हम लोग बिल मेल सर्विसेज ले लेंगे 90 डेज़ के लिए। उसमें हमको बोलेंगे 5,000 मेल्स हम आपके कर देंगे, ऐसा। मनी रेमिटेंस, ईएमओ और आईएमओ। मनी रेमिटेंस, यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ पैसे की बात करें, जब पैसा भेजा जाता है, ठीक है, एक एजेंसी के माध्यम से पेई होता है जो पैसा दे रहा है और एक बंदा होता है जो पाने वाला होता है, उसको दिया जाता है। तो सेंडिंग मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर कर दिया। आईएमओ, अब आईएमओ में कैसा होता है कि इंस्टेंट ऑनलाइन हो जाएगा फट से, अभी का अभी, ठीक है, रिलायबल है और अफोर्डेबल भी, ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें और फट से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें 1,000 से 50,000 आईएमओ तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंटरनेशनल, अब विदेश में भेजना है तो इसके लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर 195 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं और ये लोग यही काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करना विदेशों में। रिटेल सर्विसेज की बात करें तो रिटेल पोस्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ़र करता है पब्लिक को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल इन देयर विसिनिटी, सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेस। अब ये रिटेल पोस्ट चैन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टैक्सेस का डिटेल्स हो गया, बिल्स, गवर्नमेंट के कुछ डिस्क्लोजर्स हो गए, तो ये पोस्ट ऑफिसेस इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजते रहती। ई पोस्ट ऑफिसेस, अब ये ई पोस्ट, कोई भी मैसेज हो आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की मदद से
आप इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज आप सामने वाले को भेज सकते हैं। 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है। ई पोस्ट एक कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। कुरियर सर्विसेज आ गई, इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया। तो कुरियर सर्विसेज में अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइटम्स, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। अब कुरियर में काफ़ी नाम है, देखिए इनका नाम है DHL, DT, DC, UPS, विचारे कुरियर्स, काफ़ी नाम है। ट्रैक करते हैं, सिक्योरिटी भी रखते हैं कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर होना चाहिए सही तरीके से, सही ढंग से, जैसा है तैसा। इंटरनेट, अब इंटरनेट से तो हम लोग काफ़ी कुछ परिचित है, TCP IP सब काफ़ी कुछ सीख चुके हैं हम लोग। ये नेटवर्क है जो जोड़ता है प्राइवेट और पब्लिक, एकेडमिक्स, बिजनेस, सबको जोड़ता है एक साथ में, लाइक अ ग्लोबल स्कोप। और वायरलेसली सर्विसेज सच एज इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल शेयरिंग, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल शेयरिंग, एक्सचेंज करना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, ठीक है। ईमेल सिस्टम बेस्ड ऑन स्टोर फॉरवर्ड मॉडल, ईमेल सर्वर्स एक्सेप्ट करना। ईमेल्स मैसेज ही होता है, एक ईमेल बॉडी होती है, प्रिपेयर होती है, फॉर्मेटेड वर्ड में आता है लिखा हुआ। साइमल्टेनियसली कनेक्ट ब्रीफ एंड टिपिकली टू ईमेल सर्वर, वेब मेल इंटरफेस। अब ये डिस्टिंग्विश है कंपैरेटिव स्टडी, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। इन डिटेल में क्या है लाइफ इंश्योरेंस, फटफट देख लेते हैं। ये इंश्योरेंस ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ये देखिए लाइफ में कैसा होगा कि ये लोग कवर करके देंगे, अगर डेथ हो गया तो मैच्योरिटी पे कवर करके देंगे। यहाँ पर होता है कि अगर आग लग गई तो उसका सारा का सारा पैसा कंपेंसेशन करके मिलेगा। मरीन में हो गया कि अगर किसी भी तरीके का लॉस हो गया ड्यू टू द डेंजर्स, पानी के अंदर किसी भी तरीके का, तो वो लॉस करके मिलेगा, कवर करके मिलेगा। खुद के लाइफ, खुद की फैमिली पर भी ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस किसी प्रॉपर्टी को लेकर बिजनेस में ले लेता है, अपने गुड्स, प्रॉपर्टीज़ और लायबिलिटीज़ को लेकर। अब इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और शिपिंग कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती है। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा तो मैं इंश्योरेंस लेके एक्सपोर्ट करूँगा, भाई कुछ नुकसान होता है एटलीस्ट उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये लाइफ का सब्जेक्ट मैटर है और ये एसेट प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है। इसमें भी फ्रेट, कार्गो, ये सब सब्जेक्ट मैटर है। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी होना चाहिए द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ लॉस। और यहाँ पर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे भी और लॉस के टाइम पे भी। टेन्योर, इसका एक एनी नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है अनटिल द डेथ। इसका एक शॉर्ट पीरियड होता है जैसे कि लाइक 1 ईयर फायर के लिए, और इसका भी शॉर्ट पीरियड होता है लाइक 1 मंथ, 1 ईयर। इट डज़ नॉट एक्सीड, 1 साल से ज़्यादा नहीं। कंपेंसेशन डेथ या मैच्योरिटी हो गया तो मिलेगा, डेथ हो गया तो, और डेथ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पे उनको मिल जाएगा। ये अगर लॉस हुआ तो ही मिलेगा, ये भी अगर लॉस हुआ तो भर के मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इसमें ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑब्वियस है एक्चुअल लॉस, फिर भी कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। ये अलग अलग कंपनी कंपेंसेट करती है अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल लॉस को, ठीक है, सम फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करती है फाइनेंशियल लॉस को, उनका भी एक अपना कंडीशंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं पहले वो। इंश्योरेंस कैन एनी नंबर ऑफ पॉलिसीज़, एक बंदा कितनी भी पॉलिसीज़ ले सकता है, ठीक है, और उनसे अपना इंश्योरेंस कवर करके ले सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉलिसी ली जाती है बट डबल इंश्योरेंस इज़ पॉसिबल। एक का दो बार इंश्योरेंस ले लिया, एक ही, जैसे घर का मैंने इंश्योरेंस ले लिया, फिर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से घर का ही इंश्योरेंस करा के ले लिया, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से आगे जनरली यहाँ पर कैसा होता है कि वन पॉलिसी, यहाँ पर भी वन पॉलिसी कैन बी टेकन, हाउएवर
डबल इन सरफेस, डबल भी ले सकते हैं। अभी जैसा नुकसान रहेगा, ज़्यादा नुकसान है तो आधी पॉलिसी यहाँ तक कवर होती है। फॉर एग्जांपल 10 लाख का गुड्स है और हमको 5 लाख तक का इंश्योरेंस चाहिए। अब दो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है, एक बोलती है हम 2 लाख तक का ही कवर करें, एक बोलती 3 लाख का, तो 2 इंश्योरेंस लेना पड़ जाता है वहाँ पर, ठीक है। और नहीं हुआ तो ठीक है, फिर इंश्योरेंस कंपनी की भी बच गया और जो इंश्योर्ड है वो भी लॉस से बच गया, उसका बिजनेस हो जाएगा। बेनिफिशियरी भी को इंश्योर किया जा सकता है। अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो सिलेक्टेड टर्म के लिए उसको बेनिफिट दिया जाएगा, और अगर नहीं तो उसके नॉमिनी को, यानी कि उसने अपने बीवी को रखा होगा, अपने बच्चे को रखा होगा, तो उसको दे दिया जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी वही होता है जिसने प्रॉपर्टी पर या गुड्स पर इंश्योरेंस करा के रखा है, और यहाँ पे भी बेनिफिशियरी या उस कंपनी के किसी भी बंदे को दिया जाता है जो उसका बेनिफिशियरी हो। यहाँ पर सरेंडर किया जाता है एक्सपायरी, अगर कंडीशंस कुछ टर्म्स हो गई तो फिर एक्सपायरी कर जाता है। ये कर सरेंडर नहीं हो सकता, इसको आप बीच में छोड़ नहीं सकते, इसको भी छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ना नहीं भाई। जब छोड़ना है तो फिर शुरू क्यों करना। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। अब करंट अकाउंट बोलता है कि मैन एंड अदर हैव रेगुलर, जिनका रोज का ट्रांजेक्शन है वो करते हैं, ये जिनका अपना एक पार्ट ऑफ इनकम बचाना है वो करते हैं, और ये एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है। कस्टमर कैन विड्रॉ, चेक से विड्रॉ कर सकता है, कस्टमर विड्रॉ चेक और विड्रॉल बाय स्लिप से भी कर सकता है। कैन नॉट, स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए तो नहीं, क्योंकि फिक्स का पैसा है ना, अब वो निकालो मत आप। पासबुक बैंक देता है, चेक देता है, बैंक स्टेटमेंट देता है। पेइंग स्लिप बुक टू द कस्टमर्स, इट प्रोवाइड्स करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। एंड डॉक्यूमेंट्स इन सेविंग अकाउंट्स, पासबुक, चेक बुक, पेइंग स्लिप एंड एवरीथिंग। इन दिस फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है कस्टमर को, सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। आपने जब जमा किया बैंक को, इतना पैसे जमा किया, ये आपका 5 साल के बाद का मैच्योरिटी। हु टेक्स इट? मोस्टली ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, दे पीपल टेक्स इट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड इनकम, हर महीने की पगार आती है, मजदूर है, हम लोग करते हैं। इफ़ इट इज़ सूटेबल फॉर एनी पर्सन, कोई भी जिसके पास ज़्यादा पैसा पड़ा हो तो फिक्स डिपॉजिट में रख सकता है, नो वरी, रख दो। आपके पास पैसा है तो आप रख दो फिक्स डिपॉजिट में, जहाँ इन्वेस्ट करना वहाँ पे करो, आपके पैसे, नो रेस्ट्रिक्शंस। करंट अकाउंट एज लॉन्ग एज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जब तक बैलेंस है अकाउंट में तब तक आप वापरो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। सर्टन रेस्ट्रिक्शंस और विड्रॉवल, पैसा निकालने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है कि इतना है तो इतना ही निकालना है, पूरा मत निकालो आप। यहाँ पर फिक्स पीरियड के लिए एक कि आप इतने टाइम तक तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जब आपका टाइम हो जाएगा तो अर्लियर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी लेस देन एप्लीकेबल। बट ऑब्वियस है कि अगर उसके बीच में आपने निकाला, आपने 10 साल के लिए ले लिया है, लेकिन उसके बीच में आप निकाल रहे हो, तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न देने के लिए बोला था बैंक ने, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगी, उससे कम देगी। बट ऑब्वियस है इंटरेस्ट रेट यहाँ पर नहीं होता करंट वालों के लिए, होता है सेविंग्स में लो होता है, इसमें हायर होता है। कंटिन्यूअस होता है ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। टेम्पररी ओवरड्रॉ हो सकता है यहाँ पे, इसमें ओवरड्रॉ नहीं कर सकते। और 90% ऑफ द अमाउंट इस फिक्स डिपॉजिट कैन बी एज अ लोन, कैन बी गिवन एज अ लोन, ठीक है। अब वो 90% अमाउंट है वो लोन के तौर पे किसी और को बैंक को मा देती है, क्योंकि उसको भी पैसे कमाना है। कमर्शियल और सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट लेती है और लेंड करती है, पैसे भी लोन वगैरह पे बांटती है। ये आरबीआई क्या करती है, वो सप्लाई, मनी सप्लाई इन द कंट्री मेंटेन करके रखती है। प्रिंट, कमर्शियल बैंक कभी भी प्रिंट नहीं करती करेंसी। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, सबकी पप्पा, वो करती है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक से, सेंट्रल बैंक नहीं, पब्लिक से पैसा नहीं लेती। कमर्शियल बैंक लोन भी देता है इंडस्ट्री को और कॉमर्स को, लेकिन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन बैंकर्स को, बैंक को ही लोन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है आरबीआई, ठीक है। ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। यहाँ पर ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती है, देश की सरकार। मेन बहुत सारे कमर्शियल बैंक है इंडिया में, यहाँ पर सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है, सबका पप्पा आरबीआई। कमर्शियल बैंक कोई भी तरह का मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना सकती, क्योंकि पप्पा है तो वही मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे, वही क्रेडिट पॉलिसी भी बनाएंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जिस पॉलिसी के अंतर्गत कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन बांट सकते हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अपना सेविंग्स वालों को, करंट वालों को, फिक्स डिपॉजिट वालों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। अब ये ट्रांसपोर्ट हो गया, एकदम सिंपल। रोड जो है उसका लिमिटेड है, कंडीशंस है। ये है इसका इसमें ट्रैक रन करता है बहुत फास्ट। ठीक है, रेयरली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, स्लोएस्ट है वाटर में सबसे स्लो, ये फास्टेस्ट है। रोड की बात करें, रोड, रेल, वाटर, एयर। रोड की बात करें तो इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। रेल में आप बहुत ज़्यादा सामान यूज़ कैपेसिटी वी कैन कैरी, तो और इसका यूज़ कैपेसिटी है। एंड एयर इज़ ऑल्सो लिमिटेड कैपेसिटी। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आप बात करेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल लगता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रेन, यहाँ पर ऑल्सो मेंटेनेंस चार्जेस है, यहाँ पर हाई है। यहाँ पर वाटरवेज में नेचुरल बना हुआ है तो किसी भी तरह का कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर की बात करें तो देयर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व, कोई किसी भी तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। कंस्ट्रक्शन का कुछ है नहीं खर्चा, आसमान पूरा अपना है। तो डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है ये शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए। और ये स्पेशली वाटर जो है वो तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और एयरवेज तो स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये चार्जेस की बात करें, चार्जेस फिक्स नहीं होते क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे, तो जैसा फ्यूल प्राइसेस बढ़ेगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पर भी फिक्स नहीं होते। हाँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर लो, वाटर में ट्रांसपोर्ट चार्जेस लो। हाँ, यहाँ पर आर फिक्स्ड, रेलवे में फिक्स्ड होता है, यहाँ से यहाँ तक का 10 रुपये टिकट, 20 रुपये टिकट। ठीक है, बोरीवली से चर्च गेट 20 रुपये टिकट। ठीक है, तो ऐसा फिक्स रहेगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस वेरी हाई, बट अब वैसे अब आसमान में उड़ना है तो पैसे तो महंगे लगेंगे ही। डोर टू डोर सर्विस इसमें मिल जाती है रोड में, ये प्रोवाइड नहीं करता डोर टू डोर। रेलवे भाई उनका ट्रैक है, हम अपने ट्रैक तक चलेंगे। डज़ नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। वाटर में भी पानी तक ही जाएगा, जहाँ तक पानी वहीं तक जहाज जाएगी, और ये भी प्रोवाइड नहीं करता यार, आपकी छत पे थोड़ी उतारेंगे। यूज़ एनिमल्स, मोटरसाइकिल, ये सब यूज़ हो जाती है इसमें। इसमें ट्रेन्स यूज़ होती है, इसमें बोट्स यूज़ होती है, शिप, लाइनर्स, टैंकर्स, हेलीकॉप्टर, जेट एट्सेट्रा। सस्टेनेबिलिटी की बात करें, सूटेबिलिटी की बात करें, ये किसके लिए सूटेबल है? स्मॉलर क्वांटिटीज़ और कम समय में पहुंचाना है तो ठीक है, चल जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी है। हैवी गुड्स है और ज़्यादा दूर तक के लिए भेजना है तो ट्रेन से भेजो, ठीक है। बट ट्रांसपोर्टिंग वेरी हैवी गुड्स, मशीनरीज वगैरह लार्ज क्वांटिटी में दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भेजना है, सो देन waterways यूज suitable for transporting lightweight vehicles, perishables for example, for इस perishable goods हो गए, valued goods हो गए, महंगी goods हो गए, any part of the world if you want to send it तो we can send it, ठीक है। सेफ्टी की बात करें, लिमिटेड सेफ्टी है। सन kept locked wagon, so there is good safety, good safe इसमें भी कि फाइनली पैकेज करके, यहाँ पे भी गुड स्पेशली पैकेज। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है बिकॉज देयर इज़ अ पुअर कंस्ट्रक्शन कंडीशंस ऑफ रोड्स। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस, कम होता है क्योंकि ये वन वे है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस, इसमें भी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ पायलट्स, पढ़े लिखे पायलट्स होते हैं, ऐसे थोड़ी चलाएंगे। ओनरशिप इज़ इन हैंड्स प्राइवेट पार्टीज़, ये प्राइवेट पार्टीज़ ही चलाते हैं रोड पे, अपनी खुद की गाड़ी हो, प्राइवेट पार्टीज़ हो, गवर्नमेंट की बसेस भी, EST वगैरह। ओनरशिप इन गवर्नमेंट हैंड्स, रेल तो गवर्नमेंट ही चलाएगी, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, गवर्नमेंट का भी है वाटर में, यहाँ पे भी प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 4 ये ख़त्म हो गया। अब और फिर आप यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार हमें लगातार मिलता रहा है।